हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ लेकर आया हूं एक ऐसा वीडियो जो 2023 का जितना भी करंट अफेयर्स है, उस करंट अफेयर्स में जो विविध वाला पोर्शन है, जो मिसलेनियस कैटेगरी का जो भी करंट अफेयर्स है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। और पहली न्यूज आप देख पा रहे होंगे, क्या है? यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में कोझिकोड और ग्वालियर, है ना। तो जो आपकी यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है, उसमें आपके दो शहर, यानी कि एक आपका ग्वालियर और एक आपका कोझिकोड, इसको शामिल किया गया है। किस कैटेगरी में शामिल किया है ये भी देखेंगे। इसके अलावा आपको ये यूनेस्को की जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है, ये क्या चीज है, क्या क्या मानदंड है इसके, वो सारी चीज हम देखेंगे कि कौन कौन सी पोर्शंस पर ये कवर करती है और जिसके हिसाब से ये आप जो भी शहर है जिसको फाइनल करती है कि ये इस सिटी के नेटवर्क, इस नेटवर्किंग में शामिल हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम इस खबर की बात करें तो देखिए, ओवरऑल आपको ये पता होना चाहिए कि अभी रिसेंटली क्या किया गया है कि ये जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है, उसमें 55 नए शहर हैं, उनको जोड़ने की घोषणा की गई है। लेकिन 55 कहाँ, पूरे सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है वर्ल्ड वाइड, यानी कि विश्व स्तर पर। विश्व स्तर पर 55 नए शहर हैं जिनको शामिल किया गया है, जिसमें से अगर भारत की बात करें तो 2 शहर हैं जो कि भारत के हैं। हेडिंग से ही आपको पता चल गया है, एक आपका कोझिकोड और एक आपका ग्वालियर। लेकिन ये किस किस कैटेगरी में है ये अभी आपको जानना है, तो ध्यान रखिएगा। प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज सबसे पहले शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए। और देखिए, केरल में जो आपका कोझिकोड है, इसको रखा गया है साहित्य की नगरी के नाम, साहित्य की नगरी के रूप में इसको, साहित्य के नगरी के रूप में इसको घोषित किया गया है। और कोझिकोड में आप देखेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो 500 से ज्यादा आपको पुस्तकालय मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तानसेन नगरी की, यानी कि अगर हम ग्वालियर की बात करते हैं जो कि मध्य प्रदेश में है, और आपको पता है उनको किस नाम से जाना जाता है, संगीत की नगरी के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है संगीत की नगरी के नाम से? इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये तानसेन का जन्म स्थान था। और तानसेन तो आपको पता है कि सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे, है ना। अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से एक सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक कौन थे? तानसेन, मियां तानसेन। तो इसलिए इसको संगीत की नगरी। तो ये कैटेगरीज आपको याद रखनी है, एक आपकी कोझिकोड साहित्य की नगरी, ग्वालियर संगीत की नगरी। ठीक, थोड़ी सी अन्य चर्चा भी कर लेते हैं इससे जुड़ी। UCCN है जो यूनेस्को का सिटी क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है जो, इसमें और कौन कौन से भारत के शहर हैं जो शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं कि जयपुर शामिल है, किसके नाम पर? शिल्प और लोक कला। ठीक है, इस विषय पर जयपुर को नामांकित किया गया है। कब किया गया था? 2015 में किया गया था। इसके अलावा संगीत की नगरी एक और आ गया, संगीत की नगरी, है ना। ये भी संगीत की नगरी है और ये भी संगीत की नगरी है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि दूसरा शहर संगीत की नगरी की तरह शामिल हुआ, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहला जो था वो था आपका वाराणसी। वाराणसी को भी संगीत की नगरी की कैटेगरी में शामिल किया गया है। वो भी कब शामिल किया गया है? 2015 में शामिल किया गया। तो 2 फैक्ट आपको यहां से सीधे सीधे मिल गए प्री को लेकर के। एक आपका संगीत की नगरी 2015 बनारस, और संगीत की नगरी ग्वालियर मध्य प्रदेश 2023। ठीक है, इसके अलावा जो चेन्नई है वो भी संगीत की नगरी। ठीक है, एक से ज्यादा हो गए, तो ये भी आपका संगीत की नगरी, यानी कि ये 2017 में, कौन? चेन्नई। उसके अलावा मुंबई है जो ये फिल्म पर 2019। तो अब यहां से देखिए, आपको सन भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 3 मिल गए आपको संगीत की नगरी में। चेन्नई भी मिल गया और आपका बनारस भी मिल गया और ग्वालियर भी मिल गया। ठीक है, तो अब आपको 3 याद रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन ऐसा भी बनाया जा सकता है कि जो पहला शहर है जो संगीत की नगरी के नाम से नामांकित किया गया, वो 2015 में किया गया। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके अलावा हैदराबाद है जो वो गैस्ट्रोनॉमी के लिए 2019 में, और श्रीनगर है जो वो शिल्प और लोक कला 2021 में शामिल किया गया था, इसको शिल्प और लोक कला में। ठीक, तो इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा जो UCCN है ये कब बना है? ये 2004 में बना है, थोड़ा सा इसके बारे में भी पता होना चाहिए। और जो आपका ये नेटवर्क है, ये 7 रचनात्मक क्षेत्र हैं
जिनको कवर करता है। कौन कौन से हैं? एक शिल्प और लोक कला, दूसरा मीडिया कला, तीसरा फिल्म, डिजाइन, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य और संगीत। ठीक है, साहित्य एवं संगीत। तो ये आपकी कैटेगरीज है, इन कैटेगरीज को भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला बढ़ते हैं कवच प्रणाली के बारे में। देखिए कवच प्रणाली क्या है भाई? कवच प्रणाली, कवच प्रणाली से मतलब है कहने का कि आपका जो ट्रेन के एक्सीडेंट्स के बारे में आप काफी सुनते रहते हैं, है ना, कि दो ट्रेन सामने से आकर के भिड़ गई। ठीक है, तो अभी रिसेंटली एक घटना हुई, कहां पर? ये आंध्र प्रदेश के विजयनगर की घटना है, जहां पर क्या है, दो यात्री ट्रेन है जो वो आपस में भिड़ गई। और जैसे जब ये भिड़ी तो फिर एक चीज जो खबरों में आई, जिसके बारे में चर्चा हुई, वो है आपका ट्रैफिक कोलिशन, ट्रैफिक कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम। ठीक है, अवॉइडेंस सिस्टम, TCAS। ठीक है, तो ये है जो इस पर चर्चा हुई, यानी कि बात हो रही है यहाँ पर कि ये क्यों जरूरी है, इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए कवच है जो वो टक्कर रोधी विशेषताओं के साथ एक कैब सिग्नलिंग ट्रेन नियंत्रण प्रणाली है। ठीक है, जिसको क्या है कि अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन यानी कि रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो उसने तैयार किया है। ये जो हम कवच प्रणाली कर रहे हैं ये बेसिकली इसी चीज के ऊपर है। किसके ऊपर? कि आपका जो ट्रेन्स है जो आपस में टकरा जाती हैं, इसको बचाया जा सके, इसको रोका जा सके, है ना। तो कोलिशन सिस्टम को किस तरीके से रोकना है, तो इसी के बारे में है कि ये देश के राष्ट्रीय स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP है जो, ठीक है, जो राष्ट्रीय स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, इसके रूप में इसको अपनाया गया। और ये कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करता है? SIL 4 को, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल नंबर 4, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 के जो मानक है उनका पालन करता है। क्या है उसमें? जो लाल सिग्नल है उसके निकट पहुंचने पर ये लोको पायलट है जो उसको सचेत कर देगा, जैसे ही सिग्नल के पास पहुंचे तो उसको सचेत करेगा, और अगर सिग्नल पार कर गई ट्रेन तो फिर क्या है, ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देगा। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर स्वचालित ब्रेक लगाता है। ठीक, तो ये है, आपको याद रखना है। तीसरा एक फैक्ट आपको याद रखना है कि इसका जो भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान है जो, ये कवच के लिए उत्कृष्टता केंद्र जो इसने बनाया है वो कहां पर बनाया है? आपका तेलंगाना, जो कि तेलंगाना में सिकंदराबाद। ठीक है, सिकंदराबाद। ये फैक्ट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये आपका जो RFID तकनीक है उसका समावेशन करता है। अब क्या है ये RFID? RFID तकनीक की अगर आप बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या, जो वस्तुएं हैं या व्यक्ति है उसकी पहचान करता है, और फिर रेडियो तरंगे हैं जो उसका उपयोग करता है। ठीक है, रेडियो तरंगे हैं जो उसका उपयोग करता है ताकि इसको रोका जा सके। मतलब इस पूरे जो प्रोसेस है इसमें RFID टेक्नोलॉजी है जो उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। डायरेक्ट स्टेटमेंट ये आ सकता है। ठीक है, अगला देखिए एक अभी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, किस चीज की? पराली की प्रॉब्लम, है ना। पॉल्यूशन को लेकर के पराली की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आपके सामने है। तो जिसकी वजह से क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है उस चीज में? पराली को क्यों जला रहे हैं लोग? कारण है ना उसका कि ये जो क्रॉप है उसका जो टाइम है, उसके बाद अगली ये जो आपकी खरीफ क्रॉप है ये कटी, और फिर उसके बाद जो अगली क्रॉप बोना है उसमें इनको क्या टाइम नहीं मिलता, उतना टाइम नहीं है कि उसको सही से हटाया जा सके। तो उसका सबसे अच्छा और आसान तरीका है कि आप उसमें आग लगा दो। तो आग लगा देते हैं तो तुरंत वो बर्नआउट हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए अगर ये जो टाइम है, जो खरीफ वाला जो टाइम है, अगर इसको थोड़ा कम कर लिया जाए, ठीक है, अगर इसको थोड़ा कम कर लिया जाए, मतलब खरीफ के टाइम पीरियड को तो नहीं, खरीफ में जो वो फसल है मेनली वहां पर क्या चावल बोया जाता है। अब चावल है जो उसकी अगर दूसरी किस्म वहां पे बोई जाए और उसका टाइम पीरियड थोड़ा सा कम हो तो क्या होगा कि बड़ी आसानी से इस चीज को रोका जा सकता है। तो वही चीज यहाँ पर ये पूसा 2090 है जो, उसके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है, जो कि पूसा 44 का एक विकल्प है। क्या है ये दोनों, इस पर भी बात करेंगे। देखिए अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये हैं जो इनमें पराली दहन पर रोकने पर आवश्यकता पर जोर दिया है भाई, कि आपको पराली दहन को रोकना होगा। तो उसके लिए इन्होंने कहा है कि आप पूसा 2090 का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो अभी क्या उगा रहे हैं? पूसा 44। ये किसने बनाया है? ये है जो आपके IARI यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो टाइम पीरियड है, इस वाली जो पूसा 44 है, इसका है 155 से 160 दिन। ठीक है, इसका विकास चक्र है, इतना टाइम लगता है उसको। और फिर उसके बाद जो अगली फसल है उसके लिए समय की कमी पड़ जाती है।
ठीक है, समय की जब कमी पड़ जाती है तो फिर इसकी जो ऊपर, और दूसरा समय की कमी पड़ गई तो उसे काटते नहीं है, मतलब उसको हटाने की बजाय सीधे आग लगा देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर इसकी खासियत बताएं तो उपज है जो वो इसकी 35 से 36 क्विंटल प्रति एकड़ वाली प्रकृति है, इससे किसानों के बीच लोकप्रिय बनाती है। ठीक है, इसकी जो ये प्रकृति है क्या कि इसका प्रोडक्टिविटी इसकी काफी हाई है, तो किसान इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रोडक्टिविटी हाई है, क्योंकि किसने बनाया है ये? आपका IARI ने ये ध्यान में रख के बनाया है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े इसकी, है ना, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन पर फोकस किया गया था ना पहले तो। अब वो बन गया, अब क्योंकि प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो किसान उसको उगाएगा, लेकिन उसका टाइम पीरियड ज्यादा है। ये देखिए 155 से 160 साल, 160 दिन है। ठीक है, वहीं अगर आप पूसा 2090 की बात करते हैं तो इसका टाइम पीरियड 120 से 125 दिन है। अब जैसे ही 125 दिन में कट जाएगा तो फिर क्या टाइम मिल जाएगा उसको सही से खत्म करने का, उसको हटाने का। ठीक है, तो ये भी IARI के द्वारा ही बनाया गया है। और ये आपका कैसे बनाया कि पूसा 44 और CB501 है, जो ये एक क्या है, जैपनिका चावल श्रृंखला है, जो उसमें ये क्या कम समय लगता है, तो इसको इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, इसको मिक्स किया गया है और एक उन्नत किस्म को तैयार किया गया है, जिससे सिर्फ 120 से 125 दिन में ये धान है जो वो तैयार हो जाएगा, और फिर आपको टाइम मिल जाएगा पराली को ठीक से हटाने के लिए, तो जिसकी वजह से ये जो पराली की समस्या है इसको समाधान इसका पाया जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में देखिए, इसमें क्या है कि केंद्र ने स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा 1 साल से बढ़ा करके, जो कि जून 2023 थी, ठीक है, इससे बढ़ा करके जून 2024 कर दिया गया कि भाई 1 साल के लिए इसको और ज्यादा बढ़ा दीजिए। ठीक है, क्यों बढ़ाने का फैसला लिया गया है, देखिए इसके बारे में भी बात करेंगे। बाकी देखिए बहुत ही कारगर योजना है, और ये याद रखना है आपको 2015 में शुरू हुई थी। कैसी है? केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित का मतलब क्या हुआ? देखिए 2 तरह की होती है, एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, क्या अंतर है दोनों में? एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड मतलब केंद्र प्रायोजित हो गई, और एक हो गई आपकी सेंट्रल सेक्टर, मतलब कि केंद्र क्षेत्रक योजना हो गई। ठीक है, इसमें क्या है कि फंडिंग का अंतर है दोनों में। फंडिंग कैसा है अंतर? देखिए अगर आप फंडिंग की बात करेंगे तो इसकी जो फंडिंग है वहां पर क्या है कि एक रेशियो होता है, जैसे कि केंद्र ने मान लो 75% योगदान दिया और 25% स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, या कोई हिली एरिया की बात करेंगे तो 90% केंद्र सरकार ने दिया और 10% कौन देगा? वो राज्य देगा जहां पर ये योजना चल रही होगी। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे, सेंट्रल सेक्टर की बात करेंगे, तो यहां पर 100% सेंट्रली फंडेड होता है, मतलब केंद्र इसको फंडिंग करता है, केंद्र इसको फंडिंग करता है। ठीक, इसके अलावा क्या याद रखना है आपको? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये चलाई जा रही है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक, इसके द्वारा ये चलाया जा रहा है। 100 चयनित शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में इसमें विकसित करना, ये इसका योगदान है। मेन हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, एक चीज ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक तो ये चीज आप पता ही चल गया कि 1 साल को इसको बढ़ाने के बाद, जिसकी वजह से चर्चा में आ गया। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में स्मार्ट सिटीज की स्थिति क्या है। ठीक है, भारत में जो स्मार्ट सिटी मिशन है उसकी स्थिति क्या है? तो सबसे नंबर 1 पे कौन है? सूरत है। दूसरे नंबर पे आगरा। टॉप 5 मैंने लिख लिए हैं, सूरत, फिर आगरा, फिर अहमदाबाद, फिर बनारस और फिर भोपाल। ये पांचों आपको याद होने चाहिए, इसी सीक्वेंस में आपको याद करने हैं। ठीक है, इसके अलावा कि ये जो इस पे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, स्मार्ट का मतलब क्या है यहाँ पर? तो स्मार्ट का मतलब है कि ई गवर्नेंस और नागरिक सेवाओं पर ध्यान दिया जाएगा, ऊर्जा प्रबंधन पर ध्यान दिया जाएगा इन इलाकों पर, अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान दिया जाएगा, शहरी आवागमन कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, और जल प्रबंधन। ये 5 पॉइंट आपको देखो मेंस में भी काम आ सकते हैं और प्री में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए। बिल्कुल इसमें टू द पॉइंट चीजें लिखी गई हैं, हर एक न्यूज से रिलेटेड टू द पॉइंट चीजें आपको इसमें मिलेंगी, जितना आपको उससे रिलेटेड पढ़ना है या प्री में जितना उसको लेके पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिला कोड, कौन सा? DXN। ये DXN क्या है, एक्स क्या है यहाँ पर? ठीक है, पता करते हैं। देखिए अभी रिसेंटली जो आपका IATA है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसने
विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय 3 अक्षर कोड DXN दिया है, ठीक है, जिसमें कि D का मतलब क्या है, D का मतलब है दिल्ली, N का मतलब क्या है, नोएडा। अब ये X क्या है, X का मतलब है बेटा कि इसकी जो दिल्ली नोएडा की जो कनेक्टिविटी है पूरे विश्व में कहीं से भी हो सकती है, ठीक है, तो पूरे विश्व भर में कनेक्टिविटी से है इसका X का आशय, ठीक। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कोडिंग देता है तो वो कौन देता है, तो दो हैं, एक IATA है वो भी कोडिंग देता है और एक ICAO है ये कोडिंग देता है। ICAO है जो इसकी कोडिंग 4 लेटर की होगी और इसकी कोडिंग 3 लेटर की होगी, ठीक है। IATA की 3 लेटर की होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप DEL दिल्ली के लिए है ना, बॉम्बे के लिए आप इन्होंने जो आपका दिल्ली वाला इंदिरा गांधी IGI है ना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो, उसके लिए DEL रखा है, ठीक है। छत्रपति साहू जी वाले के लिए BOM रखा है, बॉम्बे वाले के लिए। तो इस तरह से 3 लेटर का देते हैं ये। और अगर हम बात करेंगे IATA की तो कुल हवाई यातायात का ये 83% का प्रतिनिधित्व करते हैं, 83% का। इसकी स्थापना 1945 में कहां पर हुई थी, हवाना क्यूबा में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहां है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसके अलावा ICAO के बारे में देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, ये 4 अक्षर का देता है। जैसे कि इंदिरा गांधी वाला है जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके लिए VIDP दिया है इन्होंने, ठीक है। आगे देखिए ICAO है जो, ये 4 अप्रैल 1947 को अस्तित्व में आया था, है ना, 1947 को, ये आपका 1945 में। उसके बाद 1947 में ये ICAO संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोसॉक, ठीक है, जो इकोसॉक है उसके साथ मर्ज कर गया, ठीक है, इकोसॉक के साथ मर्ज कर गया। UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक है जो, उसके साथ ये एक विशेष एजेंसी बन गई इसकी, मतलब UN की एक विशेष एजेंसी बन गई। इसका भी मुख्यालय कहां पर है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है, दोनों का ही मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और भारत, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत है जो वो ICAO के संस्थापक सदस्यों में से एक है, ठीक। ये क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट ये लाइन पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। एक तो ये फैक्ट याद रखना ही रखना है कि नोएडा को क्या मिला है, ये जो अभी जेवर एयरपोर्ट है इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो इसको अभी जो रिसेंटली दिया गया है वो क्या रखा गया, DXN, ठीक है, DXN रखा गया है। तो DXN मतलब दिल्ली नोएडा, और X का मतलब यहाँ पर पूरे विश्व से कनेक्टिविटी है। कौन देता है, IATA और ICAO, ये दो इसको रैंकिंग प्रदान करते हैं। IATA के बारे में आपको मैंने अभी बता दिया, 3 लेटर का और ये 4 लेटर का, और उसके अलावा दोनों का मुख्यालय कहाँ है, मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है। और ये इकोसॉक की, ये जो आपका ICAO है ये इकोसॉक की एक विशेष एजेंसी है। और इसके अलावा आपको जो याद रखना है वो ये कि भारत इसका एक संस्थापक सदस्यों में से एक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि हमारी न्यू ईयर सेल के बारे में, न्यू ईयर सेल के बारे में आपको बता दूं कि अभी से लेकर के आप 2 तारीख तक, 2 जनवरी तक अगर आप ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा फाउंडेशन बैच जो कि P2I का फाउंडेशन बैच है वो आपको 21,999 में मिल जाएगा, ठीक है। इसकी जो कक्षाएं हैं ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये 28 तारीख से जो अभी बैच स्टार्ट हुआ है उसमें ही आपको इसमें शामिल होने का मौका मिलेगा। ये एक मॉर्निंग बैच है, सुबह के 8 बजे से ये स्टार्ट है, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक 3 घंटे की इसमें क्लास होती है फाउंडेशन बैच में, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपका सक्सेस इन प्री है जो वो भी शामिल है, उसके अलावा सक्सेस इन मेंस है जो मेंस के लिए वो भी शामिल है, और इंटरव्यू की तैयारी है जो वो भी, मतलब P2I प्री से लेकर इंटरव्यू तक की संपूर्ण तैयारी इसके तहत कराई जाएगी। एक बार फिर से सुन लीजिए, अभी तक इतनी बड़ी सेल कभी नहीं आई है स्टडी IQ में, ये सबसे बड़ी सेल है। 21,999 में ये एडमिशन आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करना, ये कोड ध्यान में रखिएगा, ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो ये प्राइस आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जो 2024 के लिए अभी एग्जाम दे रहे हैं उनको हमारा ये SIP का क्रैश कोर्स है, जो मतलब ये प्री सक्सेस इन प्री है इसकी फुल फॉर्म। सक्सेस इन प्री के लिए अगर आप क्रैश कोर्स चाहते हैं तो उसके लिए आपको अभी फटाफट एनरोल करना है, और इसमें जो छूट दी गई है इस न्यू ईयर सेल के तहत वो दी गई है आपकी 6,999 में ये कोर्स मिलेगा अगर आप ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो, ठीक है। और इसमें क्लासेस कब से स्टार्ट है, 3 जनवरी से इसमें क्लासेस स्टार्ट है, ध्यान दीजिएगा 3 जनवरी से क्लासेस इसमें स्टार्ट की गई हैं, जो कि दोपहर के 12 बजे आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, और इसमें टेस्ट भी शामिल है, 100 से ज्यादा टेस्ट इसके तहत शामिल है। तो अगर आप
स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ करके अपने प्री को टारगेट कर रहे हैं तो इससे बेहतरीन बैच नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर आप किसी ऑप्शनल की तलाश में हैं तो स्टडी आईक्यू में ये सारे ऑप्शनल मौजूद हैं। ये मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये सारे ऑप्शनल हैं जो ये आपके इंग्लिश में मौजूद हैं, सिवाय हिंदी साहित्य के। हिंदी साहित्य हिंदी में है, बाकी सारे हैं जो ये इंग्लिश में मौजूद हैं। अगर इसके प्राइस की बात करते हैं तो ओम लाइव कोड पर आपको 14,999 में ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे देखिए टोटो भाषा, ये क्या है? देखिए पश्चिम बंगाल में केवल 1600 व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली टोटो भाषा विलुप्त होने की कगार में है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, कोई भी जनजाति हो, कोई भी आपकी जो ये है भाषा है या कुछ भी विलुप्त होने के कगार में, तो उसमें आप सरकार के अलग अलग जतन करती है। ठीक है, तो उसी में ये एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, पश्चिम बंगाल, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ की है? पश्चिम बंगाल। टोटो भाषा है ना, और इसके लिए टोटो शब्द संग्रह के लिए एक त्रिभाषी शब्दकोश टोटो बंगाली और अंग्रेजी को कोलकाता में जारी किया गया और इसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया गया। ठीक है, तो गंभीर रूप से लुप्त प्राय है इसलिए न्यूज में है। नाम क्या है? टोटो। कहाँ की है? पश्चिम बंगाल में, जो 1600 व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है ये। ठीक, ये एक मतलब कोई तो बोलता होगा तो कोई ना कोई समुदाय भी होगा, तो उस समुदाय है जो टोटो एक आदिम और एकांत जनजाति समूह है। ठीक है, ये एक जनजाति समूह है जो भारत के पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी में टोटोपारा नामक एक छोटे से इलाके में रहते हैं। ठीक है, टोटोपारा नामक एक छोटे से इलाके में रहते हैं। कहां पर है? वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी में। ये आमतौर पर अंतर्विवाही होते हैं, मतलब आपस में ही शादी करते हैं, अपनी ही जनजाति में विवाह करते हैं। ठीक है, अपनी ही जनजाति में विवाह करते हैं, उसके बाहर विवाह नहीं करते। टोटो परिवार प्रकृति से पितृसत्तात्मक है और एकल प्रकार का प्रभुत्व रखता है। ठीक है, पितृसत्तात्मक सोसाइटी है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आगे जाते हैं कि मातृसत्तात्मक है, पितृसत्तात्मक है, तो आपको याद रखना है पितृसत्तात्मक है और एकल प्रकार का प्रभुत्व रखता है। ठीक है, तो टोटो भाषा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की है और अंतर्विवाही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला देखिए, नोबेल प्राइज में आपको नोबेल शांति का पुरस्कार पता होना चाहिए किसको मिला था। ये मिला है 2023 की बात अगर हम करें तो नरगिस मोहम्मदी को मिला है। ठीक है, कौन है ये? ईरानी कार्यकर्ता हैं और ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ इनकी लड़ाई है जो, और सभी के लिए मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता के लिए इन्होंने जो है वो आवाज उठाई है। इवन जब ये जेल में थी तब भी इन्होंने कई सारी मुहिम चलाई, किनके लिए? कि जो वहां पर स्पेशली महिलाएं हैं, ठीक है, उनके मानवाधिकार के लिए उन्होंने बहुत सारी मुहिम चलाई। और ये जो मोहम्मदी हैं उस देश में मृत्यु दंड के खिलाफ वकालत करती हैं, जो जहां अधिकांशतः फांसी की सजा की जाती है। ठीक है, जेल में रहते हुए इन्होंने राजनीतिक कैदियों पर, विशेषकर महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं के खिलाफ शासन के द्वारा यातना और यौन हिंसा के व्यवस्थित उपयोग का विरोध करना शुरू कर दिया, जो ईरानी जेलों में किया जाता था। ठीक है, 2022 की अगर बात करें तो ये तो आपको फैक्ट पता हो गया कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? नरगिस मोहम्मदी को मिला है। किस लिए मिला है? कि इन्होंने एक बड़ी संघर्षपूर्ण लड़ाई लड़ी है। किस चीज पर? कि वहां की जो महिलाएं हैं या फिर आप राजनीतिक कैदी हैं जो ईरान के, उनके खिलाफ जो भी यातना होती थी सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा जो यातना और यौन हिंसा के जैसी जो समस्याएं होती थी उसके अगेंस्ट ये खड़ी रही, और इसके इनका जो कार्यकाल, जो इनका काम है, उसकी वजह से इन्होंने इनको मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के लिए इनको ये पुरस्कार है जो वो उससे सम्मानित किया गया। ठीक है, 2022 की अगर बात करेंगे तो ये किसको मिला है? तो 2022 में जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो बेलारूस के मानवाधिकार अभिवक्ता कौन है? एलिस बैलियात्स्की। ठीक है, एलिस बैलियात्स्की, और रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये 3 लोगों को पहले मिला था, ये मतलब 2 संस्थान और 1 पर्सन। ठीक है, तो इनको पहले मिला था। तो कभी कई बार होता है कि इस साल का ना पूछ के पिछली साल का पूछ लेते हैं, तो पीछे का भी आपको 1 साल का कम से कम पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे चांसेस हैं कि अगर पूछेंगे तो इसी साल का पूछेंगे। किनको मिला है? नरगिस मोहम्मदी को मिला है। और किस लिए मिला है? मानवाधिकारों और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए। ठीक है, चलिए
अगला देखिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार। जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है, अगर आप उसकी बात करेंगे तो जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करने के लिए जॉन फॉरे, ठीक है, जॉन फॉरे को उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए मिला है। ठीक है, नाटकों और गद्य के लिए मिला है। किसको मिला है? जॉन फॉरे को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023, ठीक, याद रखिएगा। जॉन फॉरे कहाँ के हैं? कि नॉर्वे के एक लेखक और नाटककार हैं। इसके अलावा कुछ पुराने वाले भी देख लीजिए। 2020 में 22 में किसको मिला था? एनी एरनॉक्स को मिला था। 2021 में किसको मिला था? अब्दुल रज़ाक गुरनाह को मिला था। और 2020 में मिला था आपका लुइस ग्लुक को। ठीक है, लुइस ग्लुक को। तो पीछे वाले भी आपको थोड़े से पता होने चाहिए। इस साल का किसको मिला है? जॉन फॉरे को, इनके नाटकों और गद्य के लिए। ठीक है, कौन है ये? नॉर्वे के लेखक और नाटककार, नॉर्वे के लेखक और नाटककार हैं। ठीक है, अगला देखिए, अरुणाचल प्रदेश को 3 उत्पादों के लिए मिला जीआई टैग। कौन से हैं वो 3 उत्पाद? एक अरुणाचल याक चुरपी, एक खाओ ताई और एक तांगसा वस्त्र। ठीक, ये 3 आपको याद रखने। ये क्या क्या है इसको भी डिस्कस कीजिए। देखिए, अरुणाचल याक चुरपी, चुरपी शब्द याद रखिए। चुरपी क्या है? एक मिल्क प्रोडक्ट है, एक डिश है। ठीक है, जो कि किससे बनती है? ये आप दूध की बनी हुई एक प्रोडक्ट है जो कि अरुणाचल में पाई जाने वाली याक से बनती है। ठीक है, याक से बनने वाला एक मिल्क प्रोडक्ट। और खाओ ताई मतलब खाने वाला एक चावल है। और ये क्या है? तांगसा वस्त्र मतलब ये एक टेक्सटाइल है, तांगसा नाम है इसका, ये कपड़ा है। ठीक है, तो इन तीनों को क्या मिला है? जीआई टैग दिया गया है। अब सवाल उठता है कि ये जीआई टैग है क्या? तो जीआई टैग क्या है कि ये ऐसे उत्पादों को दिया जाता है जो किसी एक विशिष्ट जगह पर पाए जाते हैं, या वो नेचुरल हो सकते हैं या उस जगह पे वो बनते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप बीकानेरी भुजिया को ले सकते हैं। बीकानेरी भुजिया है जो वो बीकानेर में बनती है, उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग नोएडा में नहीं हो रहा, लेकिन नोएडा में जो बन रही है उसको जीआई टैग नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो वहां के मसाले जो भी है उसको वहां मिला हुआ है। उसी तरीके से आप कुछ नेचुरल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो जैसे दार्जिलिंग की चाय, कांचीपुरम सिल्क, ठीक, तो इनको सबको जीआई टैग मिला हुआ है। तो देखिए, भौगोलिक संकेत जो है वो कुछ उत्पादों पर प्रयुक्त एक चिन्ह है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबद्ध है। ठीक, अब क्या इसको विश्व स्तर पर कोई मान्यता प्रदान है और क्या इसको भारत के स्तर पर मान्यता प्रदान है? तो अगर विश्व स्तर की बात करेंगे तो पेरिस कन्वेंशन है एक। पेरिस कन्वेंशन में आपका जो है उसके तहत आपका पेरिस कन्वेंशन में आईपीआर, ठीक है, आईपीआर बौद्धिक संपदा अधिकारों के तहत कुछ आर्टिकल हैं। खैर वो आर्टिकल याद नहीं रखने आपको, आपको बस ये याद रखना है पेरिस कन्वेंशन के तहत जो आईपीआर है उसके तहत भी इसको मान्यता प्रदान है। किसको? जीआई को। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को। और इसके अलावा जो ट्रिप्स है डब्ल्यूटीओ का, ठीक है, ट्रिप्स है उसके तहत भी इसको मान्यता दी गई है। इसमें भी अनुच्छेद 22 से 24 लिखा है, तो यहाँ भी अनुच्छेद याद नहीं रखने हैं, बस आपको याद रखना है कि विश्व स्तर पर इसको मान्यता प्रदान है। कहाँ, किसके किसके थ्रू? आईपीआर के थ्रू और आपके ट्रिप्स के थ्रू। ठीक, भारत की अगर बात करते हैं तो भारत ने भी आपका जो डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूटीओ के सदस्य के रूप में भारत ने भी इसके संकेतक के सुरक्षा के लिए भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999, ये आप देख पा रहे होंगे, भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 लागू किया, जो कि आपका 2003 से आपका प्रभावी हुआ है। ठीक है, तो मेनली आपको जीआई टैग के बारे में पता होना चाहिए और किसको अभी रिसेंटली मिला है। तो अगर यहाँ से पूछे जाने के चांसेस है, अरुणाचल याक चुरपी, खाओताई और तांगसा वस्त्र, इनको मिला है। अब आप एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि रिसेंटली किसको किसको जीआई टैग अभी इस साल 2023 में, जितने भी प्रोडक्ट कहीं से भी हों वो, ठीक है, पूरे भारत में कहीं से भी हो, जिनको भी 2023 में मिला है, तो उनका आप एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट नाम बता दीजिए। चलिए आगे देखिए, आर रवि कन्नन को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। कौन है ये? ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और इनको क्या दिया गया है? 2023 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और
इन्हें जो ये पुरस्कार है ये जन केंद्रित और गरीबों के कल्याण के लिए, मतलब उनकी देखरेख के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके रहने के लिए, हर एक सुविधा प्रदान करने के लिए इनको ये दिया गया है। और मेनली क्या है, इन्होंने असम में, क्योंकि ये इनकी पोस्टिंग है, जो ये अभी डायरेक्टर थे, वहाँ का इंस्टीट्यूट है उसमें डायरेक्टर हैं, और वहाँ पर इन्होंने क्या कैंसर के उपचार के लिए एक क्रांति लाई है। इसकी वजह से इनको ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, क्या होता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार की अगर हम बात करें तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है जो ये आपका 1957 में एशिया का सर्वोच्च सम्मान, ठीक है, और प्रमुख पुरस्कारों में से एक गिनती होती है इसकी। ठीक है, एशिया का सबसे सर्वोच्च सम्मान है कौन सा, रमन मैग्सेसे। उसके अलावा यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो अपनी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना एशिया के लोगों की सेवा में असाधारण भावना प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो दूसरों की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन है, जो मतलब एशिया क्षेत्र के से लोगों की बात कर रहा हूं मैं, अगर उनके लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, अपना सारा जो भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो भी वो कर रहे हैं वो उन्हीं लोगों पर निछावर कर देते हैं, तो हाँ उनको उसके लिए कंसिडर किया जाता है। और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 31 अगस्त को दिया जाता है। 31 अगस्त को क्यों? क्योंकि फिलीपींस गणराज्य के तीसरे राष्ट्रपति है ना रमन मैग्सेसे के जन्मदिन को चिन्हित करता है। इन्होंने ये स्टार्ट किया था। ठीक, इन्होंने ये स्टार्ट किया था, तो डेट अगर आपको याद रखनी तो 31 अगस्त आप डेट याद रख सकते हैं। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशिया के नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, एशिया का सबसे बड़ा है, और अगर आप कहेंगे तो एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इसको कहा जाता है। किसको मिला है? आर रवि कन्नन को, आर रवि कन्नन को दिया गया है। ठीक है, ये है कौन? ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और कैंसर के उपचार के लिए इन्होंने क्रांति लाई है, और वहां पे जितने भी जो लोग थे, उन गरीब लोग थे, उनके कल्याण के लिए इन्होंने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। आप देख पा रहे होंगे, निःशुल्क उपचार, भोजन, आवास और रोजगार की सुविधा। ठीक, तो ये सारी चीजें इन्होंने की है। ठीक है, तो आर रवि कन्नन का नाम आपको याद रखना होगा। अगला देखिए, एबॉट इंडिया ने डाइजीन जेल है जो एक एंटा एसिड होता है, ठीक है, ये सिरप है जो इसको वापस लिया। अब आपने शब्द सुना है ड्रग रिकॉल, ठीक है, एक्चुअली भारत में इसका कोई ऐसा नियम नहीं है, ड्रग रिकॉल कुछ ऐसा है नहीं भारत में, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई लॉट ऐसा निकल गया जिसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो वो बनाने वाले की, जो बना रहा है उस दवा को, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो उसको रिकॉल कर ले, मतलब उस पूरे के पूरे लॉट को वापस ले ले। ठीक है, भारत में ऐसा कोई नियम अभी तक नहीं है, बट फिर भी यहां पर आप देखिए कि एबॉट इंडिया, ठीक है, एबॉट इंडिया ने जो डाइजीन जेल है उसको वापस लिया है। ठीक है, अपनी खुद की जिम्मेदारी मानते हुए। देखिए, लोकप्रिय एंटासिड सिरप है डाइजीन, सबने यूज किया होगा, टैबलेट्स भी आती है, सिरप भी आती है, तो अभी हम सिरप की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके स्वाद और इसकी जो खुशबू जो आ रही है, जो गंध है जो, उसको लेकर के काफी ज्यादा शिकायतें जब सामने आने लगी, ठीक है, जब काफी ज्यादा इसकी शिकायतें सामने आने लगी, तो फिर उसके बाद इन्होंने उसके कारण स्वेच्छा से इसको वापस ले लिया। ठीक है, स्वेच्छा से इसको वापस ले लिया। और डाइजीन जेल है जो, वो एक लोकप्रिय एंटासिड सिरप है, ये भी याद रखिएगा, जो एसिडिटी और इससे जुड़े लक्षण, आपका जो पेट में जलन हो रही है, परेशानी हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, गैस हो रही है, इन सब चीजों के लिए ये बड़ी कारगर मानी जाती है। ठीक है, एंटासिड की कार्रवाई के प्राथमिक तंत्र में पेट के एसिड अम्ल को बेअसर करने के लिए क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जो इसका यूज किया जाता है इसमें। ठीक, तो अब अगर कभी पूछे कि कौन सा, क्योंकि ये देखिए चर्चा में रहा है एंटासिड, ठीक है, तो पहले तो एक एंटासिड है, ये आपको पता होना चाहिए, तो इसमें क्या यूज होता है, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जो इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ड्रग रिकॉल की जो प्रथा है वो यहाँ से उजागर हुई है, तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ड्रग रिकॉल से ही क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो देखिए, ड्रग रिकॉल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक फार्मास्यूटिकल कंपनी या नियामक प्राधिकरण सुरक्षा चिंताओं, दोषों और अन्य मुद्दों के कारण बाजार से उन विशिष्ट दवाओं को हटा लेता है जो रोगियों या उपभोक्ताओं को हानि पहुंचा सकते हैं। ठीक है, मतलब आपसे कोई गलती हो गई, कोई ऐसा लॉट चला गया जिसमें कुछ केमिकल लेवल पर कुछ चेंजेस थे, या आपका जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज हो गया है, मतलब जितना आपको यूज करना है दवा के मामले में, क्योंकि दवा के मामले में उल्टा असर हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में आपको ये पावर होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए कि आप उसको रिकॉल कर सको, वापस ले सको। ठीक है, तो वर्तमान में भारत में के पास ऐसा कोई कानून नहीं है जो घटिया दवाओं के पूरे बैच को वापस लेने का अधिकार देता हो। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला देखिए, पश्चिम बंगाल ने पोइला बैशाख को, ठीक है, पोइला बैशाख को राज्य स्थापना दिवस के रूप में अपनाया है। ठीक है, तो पहले
ये था कि राज्य स्थापना दिवस काफी ज्यादा विवादों में रहा, तो इसलिए क्वेश्चन आने के यहाँ से चांसेस है। ये आप देख भी पा रहे होंगे, हैप्पी बंगाली न्यू ईयर। ठीक है, तो आपको पता है कि जो पश्चिम बंगाल है वो और जो आपका बांग्लादेश है वो, उनका कल्चर एक जैसा है। ठीक, तो उन दोनों जगहों पे लगभग एक जैसी चीजें ही मनाई जाती हैं। दूसरी चीज, जब बंटवारा हुआ था तो इधर ईस्ट पाकिस्तान भी बटा था। तो पहले ये चल रहा था कि जो आपका राज्य स्थापना दिवस बनाना है तो उसको 20 जून डेट रखेंगे, 20 जून। ठीक है, 20 जून की डेट फाइनल हो रही थी, और जब ये 20 जून की डेट फाइनल हो रही थी तब फिर इस चीज पर ये नकारा गया कि ये नेगेटिव साइड भी जा रहा है, क्योंकि उस टाइम पे बंटवारा हुआ है। ठीक है, तो कुछ बंगाली मुस्लिम्स दूसरी तरफ रह गए, तो वो एक नेगेटिव साइड जा रहा था, तो इस बात पर ये खारिज हो गया। तो ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि कौन सी डेट फाइनल हो, तो फिर ये हुआ कि पोइला बैसाख को बना लेते हैं, कि जब आपका पोइला बैसाख मनाया जाएगा तब फिर हम इसको भी, इसी को हम क्या मानेंगे, राज्य स्थापना दिवस मान लेंगे। ठीक है, अब ये क्या है इसको अब चर्चा में देखते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा ने अभी रिसेंटली बांग्ला कैलेंडर का पहला दिन, ठीक है, बांग्ला कैलेंडर का पहला दिन पोइला बैसाख को बांग्ला दिवस या फिर पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने का फाइनल निर्णय ले लिया है। क्या है ये? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, असम में बंगाली समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार है, और ये जैसा कि मैंने कहा आपको कि बांग्लादेश में भी मनाया जाता है, और बंगाली नववर्ष का एक प्रतीक भी है। और अगर इस साल की बात करेंगे तो ये 15 अप्रैल को मनाया गया था। ठीक, तो ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने, मेनली यहाँ से ही क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि पश्चिम बंगाल का जो पोइला बैसाख है वो राज्य स्थापना दिवस के रूप में अपनाया गया है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। सीबीआई है जो, वो सीबीआई एकेडमी, इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क है जो, उसमें शामिल कर लिया गया है इसको, सीबीआई को। ठीक है, तो सीबीआई एकेडमी है जो, उसको अपराध जांच और कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण हेतु इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क में शामिल किया गया, और उसके 10वें सदस्य के रूप में इसको शामिल किया गया। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि 10वें सदस्य के रूप में इसको शामिल किया गया है। अब ये नेटवर्क क्या है? तो ये देखिए एक परियोजना है जिसे इंटरपोल के द्वारा कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण में वैश्विक राजनीति का नेतृत्व करने में सहायता प्रदान करने के लिए 2019 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये बेसिकली एक नेटवर्क बनाया गया है। इंटरपोल आपको पता है ना, इंटरनेशनल पुलिस की बात हो रही है। इंटरनेशनल पुलिस जब भी कोई अच्छा, आपको ये बात पता है कि इंटरपोल के पास गिरफ्तारी का अधिकार नहीं होता। इंटरपोल जब कहीं पे भी एक्टिव होती है तो वो वहां की, उस देश की लोकल पुलिस की मदद लेती है, काम पूरा करेगी, लेकिन उसके बाद गिरफ्तारी है जो वहां की ही पुलिस करती है। ठीक है, तो देखिए है क्या ये इंटरपोल? इंटरपोल है जो, ये एक अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। ठीक, इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के रूप में हुई थी, और फिर उसके बाद 1956 में IECPC ने एक नया संविधान अपनाया जिसका नाम बदलकर इंटरपोल रख दिया गया। तो ये जो पहले आज हम जिसको इंटरपोल के नाम से जान रहे हैं, पहले ये किस नाम से स्टार्ट हुआ था? ICPC। ठीक, 1923 में। ठीक, 1923 में स्टार्ट हुआ था। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय फ्रांस में, लियोन करके एक जगह, लियोन में। ठीक है, फ्रांस के लियोन में है, और 1949 में भारत इसका सदस्य बना था। ये भी याद रखिएगा, कब बना था? 1949 में। ये कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं। 1949 में जो भारत है वो इसका सदस्य बना था। ठीक है, अगला देखिए, तमिलनाडु का नमक्कल जिला है जो, ये जल प्रबंधन में उत्कृष्ट है। ठीक, तमिलनाडु का नमक्कल। अभी रिसेंटली भारत में जो तमिलनाडु में नमक्कल जिला है, इसकी जहां पर 1.7 मिलियन आबादी है, ये जल की कमी से निपटने के लिए इसने बहुत उल्लेखनीय काम किए हैं, जिसकी वजह से इसको रिकॉग्निशन मिला है, और ये नमक्कल जिला है जो ये जल प्रबंधन में सबसे टॉप पर आया है। ठीक है, क्या है मामला? इस जिले ने जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाकर भूजल उपलब्धता में महत्वपूर्ण सुधार किया है। भूजल मतलब कि आपको पता है कि वहां पर क्या है कि जो आपकी वाटर टेबल है वो नीचे जा रही, तो उसको मैनेज करने का काम इन्होंने किया है। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो जल प्रबंधन के लिए सुझाई जाती हैं कई बार, कि भाई जब वाटर टेबल नीचे जा रही है तो आपको वो सारी कृषि, जैसे कि चावल है, अब चावल पहले क्या है, पूरा भर दिए जाते थे तालाब, अब पूरे तालाब जो भर दिए जाते थे
और मतलब पूरा खेत जो भर दिया जाता था और उस खेत में फिर चावल की रोपाई होती थी। तो वो चीज़ को चेंज करके अभी क्या है, कहा जाता है कि स्प्रिंकलर सिस्टम का, फुब्बारा सिंचाई का इस्तेमाल करें या बूंद बूंद सिंचाई का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो उसको जल प्रबंधन का ही तो है ये सारा। तो ये सब चीजें यहाँ पर की गई हैं और ये किसके तहत आएगा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तहत आएगा, जिसने इसमें वार्षिक रैंकिंग के अनुसार वर्ष 2022 के लिए संरक्षण और प्रबंधन श्रेणी में भारत में सबसे उत्कृष्ट जिला घोषित किया गया। तो नाम याद रखिएगा, तमिलनाडु का कौन सा जिला है, ये नमक्कल जिला। ठीक है, सामुदायिक भागीदारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी चीज का सॉल्यूशन है, मेंस में ये चीज जरूर मेंशन कीजिएगा। जब भी कोई सॉल्यूशन के पार्ट में करें आप सोशल एंगल में, तो आप ये जरूर मेंशन करें कि सामुदायिक भागीदारी। ठीक है, वर्षा जल संचयन, नदी कायाकल्प और नहर से गाद निकालने सहित एक समग्र दृष्टिकोण इन्होंने अपनाया है। किसने, नमक्कल जिले के लोगों ने। ठीक, तो नमक्कल जिले को ये पुरस्कार जो है वो मिला है, सबसे टॉप पर ये आया है। ठीक, आगे देखिए, गुइलेन बैरो सिंड्रोम, ये क्या चीज है, गुइलेन बैरो सिंड्रोम है जो, ये देखिए पेरू ने, ठीक है, पेरू ने GBS, गुइलेन बैरो सिंड्रोम है जो, इसको, और जो आपका कोविड है, क्योंकि देखिए एक मैं आपको पहले नॉर्मली समझा दूं, एक ऑटो इम्यून डिसीज क्या होता है। ये ऑटो इम्यून डिसीज को समझिए पहले कि देखिए जब कोविड हुआ ना, तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे केसेस आने लग गए कि कोविड के बाद उसके जो पोस्ट कोविड बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स आए लोगों को, जो पहले कभी नॉर्मली मतलब कुछ गंभीर बीमारी में ही आते थे, नॉर्मली नहीं आते थे। ठीक है, तो वो ऑटो इम्यून डिसीज के बहुत तरह की ऑटो इम्यून डिसीज होती है। ऑटो इम्यून का मतलब होता है आपकी इम्यूनिटी है जो, वो आपसे ही आपकी इम्यूनिटी ही आपसे लड़ रही है। मतलब कहने का, आप मोटी मोटी भाषा में ऐसे समझिए कि आपको ये बात पता है कि बॉडी में क्या होता है, बॉडी में कोई भी बाहर का कुछ आएगा तो एंटीबॉडी है जो, है ना, जो बाहर से आएगा उसको हम एंटीजन कहते हैं। ठीक, तो एंटीबॉडी है जो, उसका काम होता है कि लड़ना, है ना, प्रतिरोधक क्षमता बना करके रखना, और बाहर से कोई भी जो स्पीशी आएगा, कुछ भी जीन आएगा, कोई भी बैक्टीरिया वायरस कुछ भी आएगा, तो उससे ये लड़ेगी। ठीक है, तो ये उसकी पहचान करेगी और फिर उससे लड़ेगी। अब मान लीजिए आपकी ही एंटीबॉडी, ये पहचान, आपकी जो एंटीबॉडी है उसको ये पहचान करना, फॉरेन जीन है जो बाहर से आया है, उसको वो पहचान नहीं पा रही है। ठीक है, आप ही की जो जीन है उसी से आपस में लड़ रही है, तो वो उसको ही आपस में तोड़ना शुरू कर देगी। ठीक है, तो उससे क्या, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। ठीक, तो वही अपने आप में इसको ऑटो इम्यून डिसीज कहा जाता है। अलग अलग तरह की होती है, बहुत सारे तरह में की पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए यहां पर यही है कि आपकी ये, सॉरी, हाँ, गुइलेन बैरो सिंड्रोम है जो, ये पेरू में देखा गया। पेरू में GBS और कोविड-19 के बीच संभावित संबंध के विषय में चिंता व्यक्त करते हुए जो गुइलेन बैरो सिंड्रोम है उसके मामले सामने आए और बहुत तेजी से बढ़ने लगे, और 90 दिनों के लिए यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि 90 दिनों तक पेरू में क्या रहा है, स्वास्थ्य आपातकाल रहा। अभी क्या है, एक दुर्लभ ऑटो इम्यून विकार है जो आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको प्रभावित कर रहा है, आपके नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करता है। इसके अलावा जो इसमें शुरुआत में मांसपेशियों में कमजोर, दर्द और शून्यता जैसे लक्षण है जो, ये सब आते हैं, और फिर बाद में ये सब इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि ये पैरालिसिस तक की स्थिति आ जाती है इससे। ठीक है, तो GBS का सटीक कारण अभी तक किसी को नहीं पता है, और WHO के अनुसार लेकिन WHO के अनुसार ये जो GBS है ये संक्रमण से पहले होता है। ठीक है, WHO ने कहा है कि ये संक्रमण से पहले होने वाली चीज है, हालांकि इसका आपके सटीक जो कारण है वो अभी तक किसी को ज्ञात नहीं है। ठीक है, और ये जीवाणु और या फिर विषाणु है जो, उनके संक्रमक से हो सकता है, जीवाणु या विषाणु, है ना, वायरस और आपका जो बैक्टीरिया है उससे हो सकता है, और ये प्रतिरक्षा प्रणाली को शरीर पर ही आक्रमण करने के लिए प्रेरित करता है। तो वही जो मैंने आपको बताया कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो ही आपसे लड़ने लग जाती है। मतलब आपकी इम्यूनिटी का काम क्या है कि बाहर से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जीवाणु आ रहा है, कोई भी आपका विषाणु आ रहा है, तो उससे बचाव करना, लेकिन वो ऐसी कोई चीज नहीं हो रही, लेकिन आपकी बॉडी आप ही से अगर लड़ने लग जाए तो उसमें उसको हम ऑटो इम्यून की श्रेणी में उसको रखते हैं। ठीक है, तो देखिए GBS और कोविड-19 है जो, कोविड-19 से पीड़ित वयस्कों और बच्चों, मतलब आपको ये भी याद रखना, अगर स्टेटमेंट आ जाए कि ये सिर्फ बड़ों को होता है तो ये गलत स्टेटमेंट है, ये बच्चों में भी और वयस्कों दोनों में पाया जाता है। ठीक है,
GBS के मामले सामने आए हैं। ठीक, इसके अलावा कोविड-19 टीकों के प्रशासन के बाद GBS के मामले भी ने भी चिंता जुटाई है। मतलब कोविड-19 जितना खतरनाक था उतना ही ये आपका GBS है जो इसको भी माना जा रहा है। इसकी वजह से ही पेरू में क्या हुआ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल जैसी चीजें हैं जो वो लगी। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑटो इम्यून डिसीज है एक चीज, और दूसरा आपको यहाँ पर रखना है कि ये इसका कोई मेन जो सटीक कारण है वो अभी पता नहीं है। WHO के अनुसार अगर आप देखेंगे तो ये कहा जा सकता है कि प्राय संक्रमण से मतलब पहले होने वाली प्रॉब्लम है, और दूसरा यहाँ पर जीवाणु और विषाणु है जो उससे इसको संक्रमण हो सकता है। ठीक, तो ये 3-4 फैक्ट हैं जो इसके बारे में आपको याद रखने हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। इसके अलावा अगर आप ये PDF चाहते हैं तो आपको मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। इस QR कोड को स्कैन कीजिए और डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, या फिर आप ओम द्विवेदी स्टडी IQ सर्च करेंगे तो भी आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, और फिर वहां से भी आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे जहां पे मैं ये PDF शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।